चलिए आज का टॉपिक हमारा CSS डिस्प्ले ग्रिड के ऊपर है। डिस्प्ले ग्रिड क्या होती है? CSS हैज़ मल्टीपल स्टाइल प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड टू स्टाइल अ टेबल। ये गलत मैंने पेस्ट किया है। बेसिकली CSS ग्रिड हमारे पास इस टाइप की इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ग्रिड्स लगा के अपने डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैंने क्लास लिया है, डिव लिया है, जिसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ ग्रिड आइटम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने इसको ग्रिड कंटेनर का नाम दे दिया है। तो ग्रिड कंटेनर को मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरे पास क्या है, ये आ गया ब्लू, और उसके बाद मैंने इसके अंदर पैडिंग दे दी ताकि इस नंबर्स के ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास पैडिंग आ जाए। फिर ग्रिड आइटम मैंने ली है और ग्रिड आइटम को मैंने कलर दिया है, बॉर्डर दी है, पैडिंग, फॉन्ट। तो ये मेरे पास अच्छा, और ये ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मार्जिन और पैडिंग है। तो मेरे पास इस तरह से सारी डिव्स आ जाती हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आ जाऊं और इसके अंदर मैं ये लिख दूं कि डिस्प्ले एज ए ग्रिड, अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ग्रिड नहीं लिखा हुआ कहीं पे। ठीक है जी, मैं एज ए डिस्प्ले एज ए ग्रिड कर देता हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको कह दिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल के कॉलम के अंदर ये सारी ग्रिड आ गई है। ठीक है, ट्राई करें इसको। हाँ, कॉलम है ना, कॉलम की विड्थ बता रहे हैं आपको। हम जैसे करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से बनाते हैं। इसके अंदर हम कर लेते हैं div id इज इक्वल टू ग्रिड कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हम फिर बना देते हैं div और इसको क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास ग्रिड आइटम। ठीक है, या क्या 1 एंड सो ऑन। सर ये जो क्लास हमने दिया है, हाँ, ये बूस्टरअप वाला है क्या ये क्लास हमने अपने से दिया है? ये हमने अपने तरफ से नाम दिए। बूटस्ट्रैप के अंदर तो ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस हैं ना, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं क्लास। चलिए 8 तक भी ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टाइल बनाते हैं इसका, और स्टाइल में हम कह देते हैं सबसे पहले ओरिजिनल के अंदर हम कह देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं ग्रिड कंटेनर। ग्रिड कंटेनर के अंदर हम कह देते हैं बैकग्राउंड कलर डार्क दे देते हैं। और हमारे पास है ग्रिड आइटम, और इनके अंदर हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज एक्वा। ठीक है, और हम देखते हैं हमारी नज़र कैसे आती है। ये यहाँ पे मेरे पास, चले मेरे ख्याल से सर्वर मेरे पास है, काम कर रहे हैं नहीं, आई थिंक इसमें मैंने सर्वर की एक्सटेंशन नहीं डाली हुई। इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम इसको पॉज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट खोल लेते हैं। ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर लिख कर लेता हूँ और साथ हम इसको इंस्टॉल इसकी छोड़ देते हैं फ़िलहाल। कंट्रोल बी से इसको स्मॉल कर लेते हैं, विंडो और रेफ की से हम इसको साइड वाइज कर लेते हैं ताकि हमें साथ साथ नज़र आ रहा हो हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। अब देखें इसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ की थी, पिछले वाले को हम देख लेते हैं। पैडिंग दी है इसने इधर भी, और यहाँ पे भी हम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं और टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल और टेक्स्ट
लाइन सेंटर कर लेते हैं और फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं कितना, बस इसको हम कर देते हैं लार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया, राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं। इसकी भी इसने पैडिंग 10 दी हुई है, तो हम इसकी भी पैडिंग कर लेते हैं 10 की। ओके, मार्जिन की जगह हम, मार्जिन तो हमने दिया है, पैडिंग भी, सॉरी पैडिंग 10 पिक्सल, शायद वो ऊपर से ब्लू कलर हमें नज़र आना शुरू है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में आ गया सारा कुछ। अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को नहीं देखते, यहाँ पे आ जाते हैं नेक्सस में। उसने सिंपली क्या किया, कंटेनर को कह दिया ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स दिए। ठीक, तो हम यहाँ पे कह देते हैं डिस्प्ले कर दो एज ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स उसने कह दिए 100 पिक्सल। 100 पिक्सल हो गए। चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको 300 पिक्सल करते हैं। किस जगह पे फ़र्क पड़ता है, इसकी विड्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, समझ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। चलें आगे चलते हैं। सर ये इसकी विड्थ जो है 100 ही हो और फिर हम सेंटर में करना चाहें पूरे ब्लॉक, ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं ना, उसमें सारा करते हैं। अब देखिए, इसने वही ग्रिड लिया है, लेकिन अब वो 2 कॉलम्स बता रहे हैं, एक कॉलम की जगह 2 कॉलम। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कह दें कि मेरे पास ये 300 पिक्सल का एक कॉलम है और 100 पिक्सल का दूसरा कॉलम है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये 300 पिक्सल का एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर एक और दूसरा। समझ आ रही है, समझ आ रही है? यस सर। अगर आप तीसरा कॉलम चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं 200 पिक्सल का तीसरा कॉलम हो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके बनेगा। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ ग्रिड वर्क्स। अच्छा, आगे चलते हैं। ये इसने, अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 4 टाइम रिपीट करो इसको 4 टाइम्स, और हर एक को कितनी बार करो, 100 पिक्सल। तो वो आपके पास इस तरह से रिपीट होगा। इधर भी हम ट्राई कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट, और इनको हम 200 पिक्सल में 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। 3 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, और हर एक एवरी रिपीटेशन इज 20 पिक्सल। 200 पिक्सल, राइट। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अंदर 1FR भी आप दे सकते हैं। ये 4 1 2 3 4 हैं, और ये आपके पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, 1FR 2FR 3FR। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 1FR। ठीक है, 1FR हो गया, इसको मैं 2FR करता हूँ। सेव मैंने किए काम एग्जैक्टली मुझसे, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम FR। FR क्या चीज़ है? अच्छा, grid template column CSS property defines line names and track sizing of the grid। यहाँ पे उसने कह दिया आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1FR, ये भी उन्होंने यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ये 1 यूनिट है तो इस दूसरे को 2 यूनिट करेंगे तो वो इससे डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो फिक्स कर रहा होता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये जो 1FR होता है ये 30 पिक्सल होता है, फॉर एग्जांपल जो दूसरा फिर तो 60 हो जाएगा। देखते हैं हम FR के बारे में, इन्होंने कुछ दिया हुआ है। मेरे जहन से भी निकला हुआ है FR एग्जैक्टली स्टैंड्स फॉर व्हाट, लेकिन हाँ ये इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे
पहला कॉलम हम कह देते हैं 2FR है, फिर एक 1FR है, तो ये आपस में उनकी रेशोज़ जो होंगी ना, एक को मैं कह देता हूँ 3FR, इनकी रेशोज़ उस हिसाब से ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 1 है, और ये इनके 3 टाइम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये इसने सिंगल 1FR कर दिया तो बस सारे सिंगल लाइन आ गए। अच्छा जी, ये 2 और 1 की कम्बिनेशन इन्होंने की हुई है, ये रिपीट क्यों किया है 1FR को, राइट। अच्छा जी, और इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो डिस्प्ले है वो जब उसकी ब्रेड्थ कम और ज़्यादा होती है तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर लेता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ग्रिड ऑटो रोज़। ये क्या करेगा 200 पिक्सल की ग्रिड ऑटो रोज़ 200 पिक्सल्स, और आपने अपनी रोज़ की भी हाइट बता दी है। तो जब आपने फर्स्ट वाले की 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 रो की इतनी हाइट है, ठीक है ना। और बाकी जनरली बाकी सबकी ऑटोमेटिकली कितनी हाइट है 200, सिर्फ फर्स्ट वाले की आपने ज़्यादा कर लिया। तो अभी हम ट्राई कर लेते हैं इसको भी। दिस इज ऑटो रोज और ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। यार आ जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्लास से। ग्रिड ऑटो रो, लेट्स सपोज हम कहते हैं 200 पिक्सल, क्या होता है, नहीं आ रहा, ग्रिड हो सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसको कहता हूँ 300 पिक्सल। तो ये फर्स्ट रोज होगी, क्यों नहीं हो रही, मैंने क्या गलती की है, ओह सॉरी, मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे हमने लिखना है इसको। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 हो जाएंगी सारी 200, और इस एक को मैं 300 कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट वाली जो होगी इन सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आप दूसरी बाकी सेकंड वाली को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये 100 पिक्सल होगी, तो सेकंड वाली 100 हो जाएगी, लेकिन थर्ड ये ऑटोमेटिक जो आपने साइज़ दिया वो इतना ही होगा। सर जब हम तीसरे वाले को बड़ा कर रहे थे, जो दरमियान वाले होते हैं वो खुद ब खुद छोड़ दिया। किस तरह, मतलब इसमें पहले वाले जो है उनको 200 दिए। नहीं ये हमने इनको ऑटोमेटिकली दी कि इन सब का बाय डिफ़ॉल्ट 200 होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कह दिया डिफ़ॉल्ट तो 200 है, जैसे अब सबका 200 है, लेकिन पहले को 300 कर लो, सेकंड को 100 कर लो, चौथा ये जो थर्ड है ये ऑलरेडी 200 ही है, ठीक है। अच्छा जी, उसी तरह आप ये वो 200 पिक्सल्स उसने जो ऑटो किया है तो सब आपके 200 पिक्सल में आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो जो बड़ा टेक्स्ट है तो वो ट्रंकेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने इसमें टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ तक तो आ गया, बाकी गायब हो गया, वो हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, उसका हल देखते हैं। उसके हल में हम कह देते हैं मिन मैक्स 200 पिक्सल कॉमा ऑटो, कि कम से कम 200 हो। वैसे अगर टेक्स्ट के लिए उसने बड़ा होना है तो वो फिर बड़ा हो जाए। तो आपने अब जैसे आर्टिकल्स लिखे हैं मुख्तलिफ, तो आपके आर्टिकल्स इसमें पूरे पूरे आ जाएंगे। तो ग्रिड ऑटो में आप कर देते हैं मिन मैक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ग्रिड ऑटो रोज में कह देते हैं मिन मैक्स और 200 और ऑटो ऑटो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्या गलती की है कि इनका कलर चेंज आ रहा है, इसका कलर पिंक होना चाहिए, ओके। और ये वाली रो हम हटा देते हैं फिलहाल, और हम ऐसे करते हैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। और हम हाँ VS कोड में काम करते हैं। Yes. अच्छा, हाँ ठीक है, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये अनजेड कर दे, हाँ अनजेड कर दे, ये कौन है कॉलम में, ठीक है, 3 में डाल लेते हैं ना। ये हमारे पास ये अब टेक्स्ट उसके साथ ऑटो हो रहा है, लेकिन मैं अगर ऑटो हटा देता लेट्स सपोज, तो फिर क्या होता,
मैं 100 पिक्सल करता हूँ इसको, लेट सपोज। तो टेक्स्ट सारा ट्रंकेट हो रहा है, यस समझ आ रही है? तो अगर आप ऐसा वो करें जिसमें इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल के हिसाब से अपना साइज चेंज कर सके, एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, इसके अंदर अब गैप हो गया आपके कॉलम्स के बीच में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गैप आ रहा हो तो ग्रेड कॉलम गैप 10 पिक्सल आप कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रिड गैप, खाली जब आप लिखते हैं तो फिर रो और कॉलम्स दोनों के दरमियान में वो गैप आने लगता है। पहले तो ग्रिड कॉलम गैप था ना, अब ग्रिड गैप लिखा है तो फिर रोज के बीच में भी अब गैप आना शुरू हो गया। अब हमारे पास आ गया है ग्रिड कंटेनर, इसको हम देखते हैं। इसने 3 और 1 FR किए कॉलम को। इसका मतलब ये कि ये टोटल हमारे पास 3 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन मैं बेसिकली पेज बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऊपर हेडर हो, फिर बाकी पोर्शन नीचे हो। तो उसका हम कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे इस आइटम नंबर 1 सेकंड, अच्छा अब इस कोड को गौर से देखिए, कोड किस तरह से इन्होंने किया हुआ है, पहले इसको समझें। इन्होंने एक ग्रिड कंटेनर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद उसने सबको ग्रिड आइटम तो लिया, लेकिन पहले वाले को कह दिया उन्होंने साथ ग्रिड आइटम की क्लास भी है और साथ वो आइटम नंबर 1 भी है। आइटम नंबर 1 के अंदर उसने लिख दिया कि उसका ग्रिड एरिया जो होगा वो कहलाएगा हेडर। अब उसने यहाँ पे वही चीज की हुई है कि 3 कॉलम्स 200 उसकी विड्थ दे दी है, ग्रिड गैप उनके दरमियान दे दिया, और टेम्पलेट एरियाज उसने कर दिए। टेम्पलेट एरियाज आप क्योंकि हेडर हेडर हेडर, लेकिन आइटम 1 जो है वो कंप्लीट एक हेडर होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो चलिए पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं आइटम 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं आइटम 1 की, और इसके अंदर आप गौर से देखें इसने क्या किया है, ग्रिड एरिया डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रिड एरिया, और उसको आप मैंने हेडर नाम देना चाहते हैं या आप टॉप नाम देना चाहते हैं, जो आपका देना चाहते हैं। लेट सपोज आप कह देते हैं कि हेडर की जगह आप उसको नाम देना चाहते हैं टॉप, या सेक्शन कुछ नाम दे देते हैं कि एक सेक्शन इस तरह का हो। ये पहला पार्ट आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पे ये हमने गैप नहीं डाला है, गैप डाल लेते हैं, और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज आपने बताने हैं। पहले तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ग्रिड गैप, और ग्रिड गैप मैं दे देता हूँ लेट सपोज 20 पिक्सल का, ठीक है। इसको रन करते हैं पहले। ये 20 पिक्सल का गैप, और 20 इज टू मच, मेरे ख्याल से 5 पिक्सल अच्छा लगेगा। 5 पिक्सल का, 5 भी बहुत ज़्यादा है, 2 पिक्सल मेरे ख्याल से। वो उसके अंदर हमने ऑलरेडी 20 की पैडिंग दी हुई है, तो उसकी वजह से ये मसला कर हम ये पैडिंग ख़त्म कर लेते हैं। बस उसने गैप दे दिया तो वो काफ़ी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके कहना है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। ये हमें क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा था, सॉरी, ये इसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक का आपको पता चल जाता है, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और एरिया को आपने कह दिया कि एरिया मेरे पास सेक्शन और सेक्शन, 2 सेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो आप देखें क्यों काम नहीं कर रहा, हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे, सॉरी, इनको हम इस तरह से लिखते हैं सेक्शन सेक्शन सेक्शन, और हमने क्या मिस्टेक की है, हाँ 3 भी कर सकते हैं, वो तो मसला नहीं। ग्रिड एरिया इज हेडर और आइटम 1, अच्छा हमने इनके अंदर वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, हमने कोई मिस्टेक की हुई है। कॉलम्स दिए हुए हमने, मिन मैक्स हमने दिया हुआ था 20 पिक्सल, एरियाज हेडर हेडर कॉलम, देख लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की है, या इसको हेडर ही नाम दे देते हैं। सर ये क्लास वाला जगह है, हाँ ये वाला क्लास, ये आइटम के साथ वो डैश भी है,
कहाँ पे? नीचे ये हाँ आइटम -1 है, ये आइटम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब ये देखें 2 हेडर्स पे आ गए, लेकिन कॉलम एरिया को हमने 2 हेडर्स में किया, इसको हम चले 3 कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तीनों कॉलम्स को हैंडल कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि मेरे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। जब 3 कॉलम्स हैं तो मुझे यहाँ पे बताना होगा कि ये तो हेडर मैंने कर दिया ना, इसने कंप्लीट हेडर को लेना है। ये आपको बता रहा है कि भाई ये कितने पोर्शन को ये एरिया कवर करे। तो इसको मैंने हेडर नाम दिया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसको सेक्शन कह दें। होपफुली इस पे भी काम करना चाहिए, इसको सेक्शन जो डिफाइन करेंगे वही मेरे ख्याल से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे मिसाल के तौर पर आपने हेडर बना दिया, इधर आपने अपने वो बना दिए, क्या नाम है, हम उसको कहते हैं यस, आपने इसके अंदर अपने लिंक्स डाल दिए, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, वो जो साइड बार होती है सारा करते हैं इस तरह से। सर उधर 2 ये अब देखें, ये अब उसने टॉप बना दिया है, यहाँ लिंक्स आ गए और यहाँ पे हमारे पास मेन पेज आ जाए। अब उसने उसके अंदर क्या किया, आप देखें उस एरिया के अंदर पहली रो उसने डिफाइन कर दी कि ये 3 हेडर्स को कंबाइन करके एक बनेगा। ये इसको हमने साइड बार नाम दे दिया है, इसको कंटेंट दे दिया, इसको कंटेंट, फिर साइड बार कंटेंट। तो ये 2 रोज जो है ना, ये साइड बार कंटेंट। इस तरह नाम दे सकते हैं, लेफ्ट साइड बार है, राइट साइड। हाँ ये देखिए ना, आपने यहाँ पे नाम इनके यहाँ पे डिफाइन कर लिया ना, आइटम 1 जो आपने यहाँ पे इनकी क्लासेस डिफाइन की है, वो क्लासेस यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ट्राई कर लेते हैं, जैसे हमारे पास अभी हम उसी तरह से करते हैं कि हम ये टॉप का पोर्शन सेक्शन कर रहे हैं, तो ये टॉप के हेडर्स हो जाएंगे तीनों, कि ये पहली रो जो है ये 3 हेडर्स के बराबर हो। और इसके बाद आप देखें, उसके बाद आपने ये ख़त्म किया तो नेक्स्ट आपके पास एरिया शुरू हो गया, नेक्स्ट शुरू हो गया। तो नेक्स्ट से पहले मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ कि मैं आइटम 2 डिफाइन करूँ। तो आइटम 1 की जगह इसको मैं कह देता हूँ टॉप, ताकि मेरे पास टॉप की क्लास हो। फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ साइड बार की क्लास है, और इसमें कह देते हैं ग्रिड, इस ये एरिया को हम बोलते हैं साइड बार, इसको हम हेडर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड बार। और एक हमारा आ जाएगा कंटेंट, तो उसका ग्रिड एरिया होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। यहाँ से कंटेंट इनका कोई, हाँ कंटेंट, ये भी कंटेंट है और ये भी कंटेंट है, ये सेम नहीं होनी चाहिए, इनको फिर भी कर लेते हैं आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, ठीक है। हम ट्राई करते हैं, इस वाले को हम कर लेते हैं आइटम 2, ये आइटम 1 ये था आइटम 1, और थर्ड वाले को हम कर लेते हैं आइटम 3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टॉप आ गया, ये मेरे पास साइड बार आ गया, और ये मेरे पास कंटेंट आ गया। तो मुझे यहाँ पे 7 बताना होगा इस तरह से, जैसे मैंने 3 हेडर्स दिए हैं, तो 3 हेडर्स के बाद मुझे यहाँ पे डिफाइन करने होंगे, यस साइड बार कंटेंट की, ये उसके कंटेंट जो है साइड बार के डबल पोर्शन को, ठीक है, ये उसके डबल पोर्शन का आ गया है। फिर हम ये भी कर सकते हैं आइटम, हाँ आइटम 4 इज ग्रिड एरिया फुटर, और हम यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा वो चाहिए नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे आइटम 4 कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ सारा फुटर हो जाए,
क्या मिस्टेक की है मैंने? ग्रेड आइटम, ग्रेड एरिया, फुटर आइटम 4। यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है। क्या है, मैंने यहाँ डॉट नहीं लगाया। ठीक है, ये आपके पास, तो आपके पास एक पेज का टेम्पलेट बन गया है। अब ये तो हमने रफ सा बनाया था, इसके आप फिर उसको चेंज करके वो कर सकते हैं। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली फिक्स भी हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। नहीं देखिए सर ये जो सेटबार नंबर 2 है, आइटम 2, हाँ, इसको हमने विड्थ दिया हुआ है, किसको? मतलब वो जो 100 पिक्सल होता है ये इसका विड्थ होता है। मुझे समझ नहीं, किसका? इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, हाँ, इसका जो विड्थ है वो तो हमने इसको वो 200 पिक्सल 2px 1px हाँ। 3px ये इसका विड्थ होता है। ये इसकी विड्थ होती है। यहाँ पे जो ये वाली जगह चीज़ें देते हैं ना हम, कॉलम्स वगैरह, तो इसको हम कर लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास FR मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करवाते हैं। कि जैसे अगर ये 2FR है, इन सबको 1FR कर लेते हैं। सर ये आप इसमें लगा है एफएक्स में, फिर फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं? मुझे नहीं पता। ये देखिए, ये इसके हिसाब से ये 1 है तो ये 2 3 उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। और इसको फिक्स कर लें तो फिर लेट सपोज हम इसको फिक्स करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये हमेशा 200 पिक्सल ही होगा। फिर देखिए 200 ही है, समझ आ रही है? Yes. इसी तरह आप कहते हैं Change नहीं कि होता। विड्थ जो है वो भी मेरे पास इसकी फिक्स हो, तो आप ये FR को फिर हटा देंगे, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ कि ये ऑटो ही ये 200 है, और ऑटो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमेशा के लिए वो की जो ऑटो विड्थ है वो 500 पिक्सल रहेगी। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने कर लिए। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पहली रो को हम 100 पिक्सल कर लेते हैं और बाकी रोज को हम कह देते हैं 500 पिक्सल की हो। ये 100 की है और ये बाकी 500 की। अब कुछ भी आप कर लें तो उसकी विड्थ, सॉरी ये नहीं चेंज हो रही, ठीक है। तो जो था ये तो हमने वो हाँ, टेक्स्ट को बराबर करने के लिए किया था। लेकिन वाली बात कि आपको बेसिक टूल्स का पता हो, वैसे तो लोग फिर बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इन बेसिक्स का पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है, ठीक है। ये अब उसने कह दिया ग्रेड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रेड कॉलम स्टार्ट 3, कि ये फर्स्ट पे हो गया और ये थर्ड पे 3 पे एंड हो रहा है। आइटम 1 क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम पे स्टार्ट हो रहा है और थर्ड कॉलम पे एंड हो रहा है, तो 3 बीच पे नहीं आता। इनकी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर लूँगा, बाकी आप इनको खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट एंड है, इसकी सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ये देख लेते हैं। चलें, यहाँ पे हमने किए, देखें आइटम 1 ग्रेड 1 से स्टार्ट हो, -1 का मतलब ये है कि जो आखिरी आइटम हो, ठीक है। ग्रेड 2 1 से स्टार्ट हो, कॉलम एंड हो जाए 2 पे, 1 और 2 पे एंड हो जाए, फिर रो स्टार्ट जो उसकी होगी तो उसने उसका बताया कि भाई सेकंड नंबर की रो से स्टार्ट और फोर्थ, तो ये फर्स्ट रो थी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह करके होता है। फिर आइटम 3 उन्होंने इस तरह से सेट किया, तो ये मैं आपको फिर वीडियो दे देता हूँ उनको, उनमें से आप देख लीजिएगा इन ग्रेड्स को। ये मेरे ख्याल से बस ये इतनी है, 3-4 स्लाइड्स हो रहे हैं, ये मैं आपको इनकी वीडियोस ला दूंगा, इसमें इसको फिर जस्टिफाई वगैरह कर लिए। तो साथ हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को देख लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है बेसिकली? जावास्क्रिप्ट हमारे पास आप ये समझ लें कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इनिशियली स्टार्ट हुई थी जब जो टीम जावा बना रही थी। बेसिकली उन्होंने जिस पर्पस के लिए जावा बनाई थी वो पर्पस
इतना कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो प्रोजेक्ट फेल हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो ये जो हमारे टीवी के केबल होते हैं ना, इसके लिए एक बॉक्स के लिए कोई प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि भाई उसके थ्रू आपकी जो जितनी घर की डिवाइसेस हैं, पहले तो उन्होंने कहा था कि इनको आपस में कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, फिर उस आपका फ्रिज और आपके डिफरेंट वो जो डिवाइसेस हैं वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने कोई टीवी बॉक्स के लिए प्रोजेक्ट करना चाहा, वो भी फेल हो गया। तो आधी टीम इनकी छोड़ के चली गई। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउज़र होता था हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इन्होंने उस वक्त क्या होता था कि आप मार्केट से जाके ब्राउज़र ख़रीदते थे और इंस्टॉल करते थे। तो नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र आया था। तो ये टीम वहाँ चली गई थी और उन्होंने इसी जावा को कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट बना दिया। पहले सिर्फ HTML में स्टैटिक पेजेस होते थे, इंटरेक्शन नहीं होता था। इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने की VB लैंग्वेज थी, उन्होंने VB स्क्रिप्ट बना लिया। फिर हुआ क्या कि उस वक्त एक्टिव सर्वर पेजेस होते थे बैक एंड के लिए, जिसके अंदर VB स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। तो VB स्क्रिप्ट बेसिकली सर्वर साइड के लिए यूज़ होनी शुरू होगी और क्लाइंट साइड के लिए, चूँकि जो भी नेटस्केप नेविगेटर यूज़ करना चाहता था या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो दोनों के अंदर उसमें इन्होंने JScript नाम दे दिया था, इधर जावास्क्रिप्ट था। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड बन गया था कि हर कोई कहता था कि भाई चूँकि मैक्सिमम ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं और पेज ने जब क्लाइंट के साइड पे डाउनलोड होना होता है तो क्लाइंट के एरिया पे फिर स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे आसान जो सपोर्ट मैक्सिमम है वो जावास्क्रिप्ट की है। तो एक स्टैंडर्ड बन गया था कि क्लाइंट साइड कोडिंग सारी हम लोग जावास्क्रिप्ट पे करते थे। क्लाइंट साइड कोडिंग का मतलब क्या है कि जब आपके ब्राउज़र पे HTML का कोड आ जाता है, एक वो होता है कि जब आपने यहाँ पे अपने कोड आ गया, आपने फॉर्म में कुछ लिखा या आपने बटन क्लिक किया तो आपकी कंप्यूटर पे कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक है वो डेटा जब गया सर्वर पे और वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही, दैट इज सर्वर साइड। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहीं पे जॉब के फॉर्म्स डाले हुए हैं, ठीक है, एक जगह पे जॉब आ रही है और मैं कहता हूँ कि इसमें आप अप्लाई करो, या हज के फॉर्म्स हो गए, ठीक है, या हमारे पास कोई ऐसी बड़ी चीज़ है या इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है। तो यहाँ मैं इसको खोलूँ एक बार। चलिए इसी को कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं कुछ और था। आप सोचिए ये मेरे पास काम करना शुरू करते हैं। ये मेरे पास सर्वर है, ठीक है, बैटरी शायद लो हुई है। मेरे पास यहाँ पे हज़ारों क्लाइंट्स एक फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि इस सर्वर में आना है, और अगर उस फॉर्म में कोई मसला है तो ये इनको कहते हैं कि यार ये चेंज करो। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं और उनमें आधे लोगों का फॉर्म गलत आ रहा है, तो आप सोचिए इस सर्वर पे कितना बर्डन होगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम कहते हैं कि भाई जो सर्वर है उससे पेज एक बार क्लाइंट के पेज पे लोड हो गया। अब जब तक वो उसने उस पेज को क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग ऐसी लिखी है कि जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं है, वो इसको बार बार कहते हैं तुमने ये चीज़ छोड़ी हुई है, तुमने ये चीज़ छोड़ी। जब फॉर्म कंप्लीट हुआ ओनली देन द डेटा इज सबमिटेड। इसका मतलब है कि जो प्रोसेसिंग यहाँ पे होनी थी वो अब डिवाइड हो गई है। क्लाइंट अपने हिस्से की प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारे पास आता है। तो जावास्क्रिप्ट जो थी वो पॉपुलर थी उस वक्त इसके लिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, कि क्लाइंट के सिस्टम पे स्क्रिप्टिंग हो रही हो। ये जो ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है वो क्या है? डॉम की है। डॉम का मतलब ये है कि आपका जो HTML पेज होता है, तो आप डॉम के थ्रू क्या करते हैं, आपके पास जैसे ये इसकी बॉडी है, ठीक है, सारी, फिर बॉडी के अंदर लेट सपोज ये आपने एक डिव डाल दी है, फिर आपने एक और डिव डाली हुई है, लेट सपोज ये दूसरी डिव है, इसकी कोई और आईडी है, ठीक है, लेट सपोज इसका हम कह देते हैं D1, D2 है और ये D1 है। इसके अंदर एक पिक्चर आपने डाल दी है जिसका नाम है IMJ2, ठीक है, इनको आईडीज दी हुई हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इनको एक्सेस करके लेट सपोज आप इस डिव का कंटेंट चेंज कर सकते हैं,
कि अगर इसने किसी ने बटन दबाया और आप कहते हैं यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो आप डॉम के थ्रू कर सकते हैं। तो डॉम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका जो HTML है, तो वो आपके HTML में जैसे टॉप पे बॉडी आ गई, फिर इसके अंदर लेट सपोज 2 डिव आपने बना दिए, फिर उस डिव के अंदर आपने एक और डिव बना दिया है जिसके अंदर फिर आपके पास टेक्स्ट है और आपके पास इमेज है और इसके अंदर आपके पास शायद टेबल है और फिर टेबल के अंदर टेबल रो है और फिर उसके अंदर टेबल डेटा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करके उस एलिमेंट के अंदर सेटिंग चेंज करना, उसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये हमारे पास डॉम होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मिसाल है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपने अगर उसकी आईडी दे दी मतलब D1, ठीक है, तो यह आपको इस D1 का एक्सेस दे देती है। अगर आप कहते हैं x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये पूरे को डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आपके पास x के अंदर D1 का रेफरेंस आ गया। अब आप x का टेक्स्ट चेंज करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट चेंज हो रहा होगा। ये बेसिकली डॉम होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। तो हम देख लेंगे अगली क्लास में। लेकिन अब रिसेंटली जावास्क्रिप्ट पॉपुलर हो रही है। ये जो मैंने चार्ट लगाया ये शायद 2-3 साल पुराना है, अभी और भी पॉपुलर हो गई है क्योंकि अब ये फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक तीनों के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, अब रियल टाइम नेटवर्क एप्लीकेशन, कमांड लाइन टूल्स एंड गेम्स सब बन सकते हैं। ये उसकी गेम की एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दी है जिसमें जहाज ऊपर नीचे जा सकता है। वेयर डज जावास्क्रिप्ट कोड रन? अब आपके पास होता क्या है कि आपके ब्राउज़र्स के अंदर एक इंजन होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी है, क्रोम में V8 है। तो जब आपके ब्राउज़र के अंदर स्क्रिप्ट आता है तो उसकी एग्जीक्यूशन ये पार्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक टीम ने क्या किया, नोड नाम का सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर ये V8 को यूज़ किया। ये C++ का सॉफ्टवेयर है और ये इस तरह से होता है। देखें मैं यहाँ पे CMD लिखता हूँ, मैंने इंस्टॉल किया हुआ इसको, ये नोड नाम का है। कहीं पे भी मैं इसको क्लिक करूँ ये नोड का ब्राउज़र आ गया। तो बेसिकली आप नोड के थ्रू क्या कर सकते हैं, मुझे भी कहाँ से एग्जिट होता है, ये एग्जिट हो गया। आप नोड के थ्रू भी अपने प्रोग्राम को रन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, वही मेरी वेब की जो सीरीज़ है, इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ test.js, ठीक है। ये मैंने वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में बना दिया है। इसमें मैं लिख देता हूँ console.log, ठीक है। ये इनका प्रिंट कमांड है console.log। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम में, cd कोड मेरे पास वेब डेवलपमेंट है। इसके अंदर ये आप देखें फाइल का नाम है test.js। इसको मैं रन करूँगा नोड test.js और उससे मुझे हेलो लिख दिया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप नोड के थ्रू रन करें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने HTML के पेज के अंदर इसको डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो JS फाइल है, इसको मैं इसी तरह कट कर लेता हूँ, बंद करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ testjs.html, ठीक है। और इसके अंदर मैं HTML कोड लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर मैं कंसोल लिख देता हूँ। अब अगर मैं इस पेज को रन करूँगा, कोड इसमें जब आप राइट, अब नज़र आता तो आपको कुछ नहीं आ रहा, आप इंस्पेक्ट में आ जाएं। तो इंस्पेक्ट में यहाँ पे एक चीज़ है कंसोल, नज़र आ रहा है, ये है, उसमें क्या लिखा है
तो आप यहाँ पे अपनी बाकी भी कोडिंग इस तरह भी कर सकते हैं, console.log this टेस्ट, इसे टेस्ट आ गया, आपने कह दिया 2 + 3 आपको 5 बता दिया। ये उस फाइल में सेव होगा नहीं होगा यार, जो कोडिंग है दिस इज नहीं नहीं, ये कहीं सेव नहीं हो रहा। या अब आपको कंसोल दे रहा है तो आप कंसोल पे रन करें, या आपको HTML का पेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना HTML के पेज में ऊपर H1 जावास्क्रिप्ट पेज, तो आप देखें वहाँ पे आपको ये नॉर्मल पेज नज़र आ रहा होगा, दिस इज जावास्क्रिप्ट पेज, लेकिन उसके अंदर जो स्क्रिप्ट होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है, हाँ, ये नजर क्यों नहीं आता? यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने इधर नहीं डिस्प्ले किया ना, मैंने कंसोल पे डिस्प्ले किया, console.log किया है, ठीक है। इसकी जगह फ्रेंड लिखते हैं, उस आप उसकी जगह अगर ये करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट नहीं काम करता, प्रिंट की जगह आप यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। अब देखिए मैं जब इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया अलर्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह के कामों के लिए यूज़ होता है, किसी बटन को क्लिक किया तो कुछ हो जाए, ठीक है, तो ये इन पर्पसेस के लिए होता है। अब जावास्क्रिप्ट को आप बटन को क्लिक करके आपने मल्टीपल फंक्शन बनाए, वो फंक्शन रन करे, तो इसका मतलब ये कि आपको जावास्क्रिप्ट के वो इतने बेसिक्स आने चाहिए कि आप फंक्शंस वगैरह रन कर सकें, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट वर्सेस ECMA स्क्रिप्ट, ये इन दोनों में फ़र्क आप कहीं पे लिखा होगा, ECMA क्या है, ECMAScript क्या है? ECMAScript एक स्पेसिफिकेशन है जावास्क्रिप्ट के लिए कि जावास्क्रिप्ट को इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, और ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इनमें फ़र्क है। आपके पास डिफरेंट वर्जन जावास्क्रिप्ट क्या है, लेकिन ये जो लेटेस्ट था वो था ES 2015, जिसको ES6 कहते हैं, उस स्पेसिफिकेशन पे आपकी आखिरी जावास्क्रिप्ट बनी थी। एडिटर्स आपके पास मुख्तलिफ हैं, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बताया, नोट्स की वेबसाइट से जाके आप नोट डाउनलोड करें तो वो इस तरह से आप नोट के थ्रू काम कर सकते हैं, जो मैंने नोट पे इसको रन किया है, ठीक है। ये देखें, आप HTML में यूजुअली बेहतर ये होता है कि आप एंड में स्क्रिप्ट लिखें बॉडी में, ताकि जब आप DOM में काम करेंगे तो सबसे पहले आपके पेज के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएं, फिर स्क्रिप्ट रन करें, ठीक है, इसीलिए इसको एंड पे लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई लाइब्रेरीज जैसे jQuery वगैरह को हम जब लिंक करते हैं तो फिर उनको हम हेड में लिख देते हैं, ताकि प्रोग्राम इन सब के रन होने से पहले पहले वो भी लोड हो जाए मेमोरी में, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास। सर ये जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं HTML के साथ? ये लिंक है ना, ये देखिए ना, ये लिंक हो गया ना। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, एक तरीका ये, हाँ, अलग पेज वाला भी मैं आपको बताता हूँ। अलग पेज का भी तरीका है ये, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, कमेंट हो गया आपके पास, इस तरह से कमेंट आप दे सकते हैं। इसी तरह आप इस तरह से करते हैं स्क्रिप्ट, उसके आगे आप सोर्स दे दें और अपनी फाइल का सोर्स दे दें। पॉज करें, ठीक है। तो ये देखें, आपने इंडेक्स दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई थी टेस्ट, ये भी हेलो करती थी, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड से इस हेलो को ख़त्म कर देता हूँ और मैं कहता हूँ उस फाइल में से हेलो करो। तो अब इस फाइल में को भी खोल लेते हैं ज़रा, तंगशेर, ये हमारे पास फाइल्स हैं इधर, ताकि हमें पता चले हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इस फाइल से ये हेलो आ रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इस पेज पे और इसको हमने ख़त्म कर दिया सारा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं सोर्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देंगे test.js। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो कंसोल पे मुझे कौन सा वाला हेलो लिखा हुआ आता है, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल, सही है। तो इस तरह से हम इनको लिंक करते हैं। ये जो हम लिंक कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, ये बेस्ट कौन सी जगह होगी इसके लिए? देखिए, बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है तो उसके अंदर आपने, ये मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, इसमें इमेजेस इसमें पड़ी हैं, और बेस्ट ये होता है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दूँ JS का, और इसको मैं JS के फ़ोल्डर में डाल दूँ। जब मैं इसको JS के फ़ोल्डर में डालूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा ./JS और फिर JS के अंदर test.js,
HTML का जो हमने फाइल बनाया हुआ हाँ। है, इसमें हम सबसे नीचे में वो करेंगे, लिंक करेंगे या ऊपर? देखें, आपने अगर लेट सपोज कोई लाइब्रेरी है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इसके अंदर कोई फंक्शन है, यस सर। तो फिर फंक्शन मैं लोड करूँगा ऊपर यस सर। उस फाइल को, और उनको एग्जीक्यूट यहाँ से करूँगा। यस सर। आपने बेसिक एग्जीक्यूशन नीचे करनी होती है, जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं उनको फिर हम हेड के अंदर अपलोड कर लोड कर लें। ये ऊपर क्यों नहीं हम करते, ऊपर काम नहीं करता कि ऊपर काम करते हैं, इसको मैं ऊपर भी लिख दूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना एक, इधर भी काम करें। ऊपर करते हैं। CSS तो हम ऊपर करते हैं ना। मैंने आपको बताया ना कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिस्प्ले, ग्रीटिंग। एक सेकंड मैं बना देता हूँ कोई फंक्शन test.js के अंदर, इसको हम बंद करते हैं, बंद हो गया, और यहाँ वाला test.js खोलते हैं, और इधर मैं लिख देता हूँ फंक्शन ग्रीटिंग, ठीक है। और ग्रीटिंग के फंक्शन में क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले कर रहे हैं हेलो। अब जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा इससे तो रन नहीं होना ना, यस सर। ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो असूलन चाहिए कि ये फंक्शन पहले लोड हुआ हो, यस सर। ठीक है। ये हम करते हैं स्क्रिप्ट, ये लोड हुआ हो। अब मैं इसको रन यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा ग्रीटिंग को कॉल करूँ। अब ये ग्रीटिंग कहाँ लिखा है इसको तो नहीं पता, ये पहले मैंने लोड कर दिया है, फिर ये काम करेगा होपफुली, ये आ गया, यस सर। ठीक है। अगर मैं इसी तरह मैं चाहता हूँ, मेरे पास है यहाँ पे बटन, ठीक है, यस सर। और क्लिक, इसमें मैंने लिखा है, डिस्प्ले करते हैं, क्लिक आ गया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ JS के अंदर, फंक्शन लेट्स सपोज ऑन, या हम कह देते हैं क्लिक्ड, ठीक है। सर जी ये नाम जरूरी लेना चाहिए फंक्शन के आगे जो है? फंक्शन का नाम तो आपने देना है ना, मतलब अपनी मर्जी से भी दे अपनी सकते हैं? मर्जी से दे सकते हैं। और मैं कह देता हूँ अलर्ट, और उसमें कहता हूँ यू हैव क्लिक्ड बटन, और साथ कंसोल पे भी लिखा हुआ आ जाए console.log बटन क्लिक्ड, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑन क्लिक, और इधर मैं फंक्शन का नाम देता हूँ, क्या नाम था, क्लिक्ड। ये क्लिक मैंने नाम दे दिया। अब ये क्लिक का फंक्शन अगर मैंने ये ऊपर से लोड ना किया होता तो ये कभी काम नहीं करेगा। नीचे हम कर रहे तो फिर काम नहीं करेगा। बेहतर ये होता है कि फंक्शंस को ऊपर लोड कर लें आप, इस तरह की लाइब्रेरी जितनी होती हैं, और फिर वो यहाँ पे कॉल करें। अब यहाँ पे मैंने इसको इस जगह पे कॉल कर दिया तो ग्रीटिंग तो रन होगा, लेकिन बटन क्लिक करने के बाद कुछ और भी होगा। देखिए ये पेज स्टार्ट हुआ, ग्रीटिंग तो हो गया, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ पहले अलर्ट आएगा और उसके बाद बटन क्लिक्ड। तो अब हमने इंटरेक्शन बीच में स्टार्ट कर ली है। अच्छा जी, सर जी ये बटन को अगर हम क्लास के जरिए या आईडी के जरिए टारगेट करें वो किस तरह करेंगे? वो भी हम ऐसा से बेसिकली बटन को आपने क्या टारगेट करना है, उसके ऊपर जब टेक्स्ट उस पे चेंज, क्लिक करें तो ऊपर से टेक्स्ट चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए? वो सारा डॉम में हम करते हैं फिर, यस सर। ठीक है। देखिए हमने क्लिक तो कर लिया ना, यस सर। अब क्लिक के बाद चलें इसको हम ट्राई करते हैं, पॉज को रिज्यूम कर देते हैं। लेट सपोज मेरा ये पेज है, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ T1, यस सर। ठीक है, और इसके अंदर कहता हूँ दिस इज माय पेज। यस सर। अब मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1। तो इस T1 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उसका इनर टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ बटन क्लिक, जब बटन क्लिक होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं काम, ये नहीं रन किया। अब ये दिस इज माय टेक्स्ट, इसको मैं चेंज करूँगा, बटन को मैंने क्लिक किया, पहले अलर्ट हुआ, फिर ये चीज़ लिखी आएगी, और फिर बटन क्लिक। समझ आ गया। तो इस तरह आप इनर टेक्स्ट उसका चेंज करते हैं। तो इनर टेक्स्ट का मतलब ये कि आप उसके इनर टेक्स्ट का HTML भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि ये इस तरह से लिखा हुआ है P1, एक सेकंड जी, देखिए इसको मैंने फिलहाल बोल्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी B1 मैं लिख रहा हूँ,
बोल्ड। इसके अंदर आप HTML का कोड भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और भी इंटरेक्शन दिखाता हूँ। बी नहीं, इसको मैसेज में आ रहा है, इसको आउटर टेक्स्ट करके देखते हैं, आउटर HTML, ठीक है। इनर HTML होना चाहिए, आउटर HTML नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आ गया, ठीक है। तो इनर HTML नहीं होता, इनर HTML में है कि उसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए आगे चला गया था ना वापस, अब वो अपनी जगह पे आना चाहिए। वो एक कोड यूज हो रहा होता है, क्वेरी। हाँ ये किस्सा एक जावास्क्रिप्ट में जो डूम है उसमें क्वेरी का लफ्ज यूज हो रहा है। हाँ वो देख लेंगे अभी उसको, तो अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं ना। अब इसको एक और लेवल पे मैं ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है यहाँ पे ऐसी, जिसको जैसे मेरी चले, ये एक कलर्ड पिक्चर है और एक ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है। इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे कोड में रख लेते हैं इमेजेस में, ठीक है। क्लाउड से सिंक नहीं, मेरे पास क्लाउड पे पड़ी है। नेट असल में काम नहीं कर रहा। हाँ कनेक्ट कर लें। हम कोई इमेज लेते हैं, लोगो कोई भी, हम ऐसे करते हैं कोई से दो पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारा काम करे। फॉर एग्जांपल ये JPEG फाइल है, इसको हमने कॉपी कर लिया कोड में, वेब में, इमेजेस में, और इसका नाम हमने रख दिया pic1। और एक हम कोई भी दूसरी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं सेव इमेजेस, और ये PNG है, JPEG लेते हैं, JPEG। नेम चेंज कर दे फिर। हाँ नहीं खैर कोई मसला नहीं है, वो तो हम PNG भी ले सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक जैसी हो ना, pic2, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हम अपने इस पेज के अंदर यहाँ पे कर लेंगे img source is equal to /images/pic1, ठीक है। मैंने picture1 डाल दी है, इसलिए मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास picture1 आ जाती है। मैं कहता हूँ ये क्लिक हो दो, यहाँ पे उसने ये चेंज किया, अब वो picture2 बन जाएगी, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ कोड में आ जाएंगे और यही चीज़ हम इनर HTML में कॉपी कर लेते हैं कि इनर HTML इसका बन जाए ये, और यहाँ पे pic1 की जगह pic2 हो। अच्छा अब यहाँ पे चक्कर ये है कि ये आपके पास ये वाला कोड लगा है ना, तो जब आप दोबारा लगाते हैं ये वाला कोड तो फिर क्या होगा, वो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक बस ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिंगल कोट लगाते हैं, लेकिन इसके साथ बैकस्लैश लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने बैकस्लैश लगा के सिंगल कोट लगा लिए। हाँ देखिए आप जब C++ या जावा में स्ट्रिंग के अंदर, किसी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट लगाते हैं ना, तो अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया तो स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो उसके लिए आपने बैकस्लैश कोट लगाना होता है कि भाई ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको ख़त्म नहीं कर रहे, समझ आ रही है। तो मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ, आप इधर डबल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैं करता हूँ कि रीडेबिलिटी ज़्यादा हो। अब हमने यहाँ पे picture2 कर लिया, तो अब मैं जब इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो क्लिक पे ये हुआ और आपके यहाँ से इमेज भी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमने इंटरएक्टिविटी भी देख ली डॉम की आज इसमें, काफ़ी आज के लिए। तो इसके बाद तो कुछ है भी नहीं। ये वही चीज़ बताइए कि आप इसको नोट के थ्रू भी रन कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी रन करके दिया था। आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी खोल सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास अगर HTML का पेज मैं ये वाला रन करना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटेड टर्मिनल होना चाहिए, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ से एक्सटेंशन नहीं सॉल्व। ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल खोल के भी आप कर सकते हो, जैसे नोड और फिर उसके बाद आप उसका नाम दे दें test.js। लेकिन मेरे पास चूंकि इसमें कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ, मैं यहाँ पे ग्रीटिंग खाली कॉल कर देता हूँ, ग्रीटिंग, क्योंकि ये तो HTML वाला है। ये देखिए ग्रीटिंग का फंक्शन इधर कॉल हो जाएगा, नहीं कॉल हो रहा। ग्रीटिंग सारा हम खत्म कर लेते हैं, काम करेगा। ओह सॉरी, वो तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में पड़ा है ना, वो इसलिए इसको cd.js और फिर इसके अंदर मैं तो उसने हेलो फ्रॉम द स्क्रिप्ट लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, ये अभी भी काम करेगा, इस ग्रीटिंग को कॉल कर लेगा। ठीक है, ये अब आपके पास, चलिए वेरिएबल्स वगैरह अगली क्लास में देख लेते हैं।